नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करूँगा। आप में से बहुत से लोग एंग्ज़ायटी की दवाएँ ज़रूर ले रहे होंगे और चाहते होंगे कि दवाएँ छोड़ दें या दवाएँ छूट जाएँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि किस तरह आप दवाओं से दूर हो सकते हैं या दवाओं को अगर आपको छोड़ना है, तो किस प्रकार दवाओं को छोड़ा जाए? किस प्रकार छोड़ें दवाई लेना? इन्हें अपने आप नहीं छोड़ना, इन्हें डर के नहीं छोड़ना, इन्हें किसी के कहने से नहीं छोड़ना, इन्हें एकदम भी नहीं छोड़ देना। इनको छोड़ने का एक तरीका होता है। कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप एंग्ज़ायटी की दवाओं को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं या छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि अगर छोड़ा जाए तो सबसे सेफ, सबसे सही और सबसे ज़रूरी तरीका क्या होना चाहिए। ऐसे 11 अलग-अलग तरीकों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तरीके कह लें या ये कहें कि 11 बातों का आपको ध्यान रखना होगा अगर आप एंग्ज़ायटी की दवाएं छोड़ने का मन बना रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अचानक से दवाएँ छोड़ने के कई सारे दुष्प्रभाव आते हैं। उनके भी कई सारे ऐसे लक्षण आते हैं जो अपने में एक समस्या बन सकते हैं। यही वजह है कि मैंने इस विषय पर यह वीडियो बनाने का सोचा ताकि मैं आपको इस संबंध में बेहतर और सही जानकारी दे सकूँ जिसकी मदद से आप सही निर्णय ले पाएँ और अगर दवा छोड़ना ही है तो आप सारी ज़रूरी जानकारी लेकर ही दवाएँ छोड़ें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट्स होते हैं जो एंग्ज़ायटी की दवा ले रहे हैं और उन पर एंग्ज़ायटी की दवा मन मुताबिक काम नहीं करती या किसी वजह से लंबा समय हो जाता है या कभी आदत भी पड़ जाती है कुछ लोगों को दवा लेने की, तो उस वजह से वो छोड़ना चाहते हैं, वो उसे लेना नहीं चाहते। पर अक्सर ये जो निर्णय लिया जाता है दवा छोड़ने का, वो एकदम से ले लिया जाता है। एकदम से कभी-कभी पेशेंट्स अपने आप ही दवा लेना छोड़ देते हैं, बिना डॉक्टर से परामर्श किए या बिना ये समझे कि दवा के अचानक से छोड़ देने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप एंग्ज़ायटी से बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आप ही केवल जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है कि अलग-अलग तरह से इस एंग्ज़ायटी को कैसे मैनेज किया जाता है। कितना मुश्किल होता है कई बार इस एंग्ज़ायटी को मैनेज कर पाना और सही तरीके से एंग्ज़ायटी को कम करना, ये कई बार कितना मुश्किल हो जाता है समझना और कितना भारी हो जाता है अलग-अलग तरीके से मैनेज करना इसे। जैसे दवाएँ, एक्सरसाइज़, खान-पान, योगा मेडिटेशन या साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, सभी तरीके से आप किसी न किसी स्तर पर कोशिशें ज़रूर कर रहे होंगे। मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होता है और एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना जैसे कि मेडिकेशन के लिए या साइकोथेरेपी के लिए या दोनों के लिए बहुत एक ज़रूरी पड़ाव होता है, स्टेप होता है, जिससे कि आप अपनी एंग्ज़ायटी को मैनेज करना सीख सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि मॉडरेट या सीवियर लेवल ऑफ एंग्ज़ायटी हो सकता है, इसलिए जो लोग पीड़ित हैं एंग्ज़ायटी से उनको बहुत लंबा समय लग सकता है एंग्ज़ायटी को मैनेज करना सीखने में कि वो थोड़ा-सा कोशिश करके या किसी तरह से थोड़ा बहुत एंग्ज़ायटी में रिलीफ़ ला पाएँ। थोड़ा सीखने में भी कई बार समय लग जाता है। फिर एक बार जब सीख जाएँ, समझ जाएँ, एंग्ज़ायटी में रिलीफ़ लाना आ जाए खुद ही, दवाएँ या उसके अलावा, तो धीरे-धीरे ये आसान होता जाता है। भले ही आप एंग्ज़ायटी की दवा जिसे हम एंटी एंग्ज़ायटी मेडिकेशन कह सकते हैं या एंग्ज़ियोलाइटिक मेडिकेशंस कहा जाता है उनको, ले रहे हों और आपको नहीं एग्ज़ैक्टली पता कि वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। हो सकता है आप बहुत लंबे समय से उनको ले रहे हैं या हो सकता है थोड़ा ही समय हुआ है जब आपने ये एंग्ज़ायटी की दवाएँ लेनी शुरू की हों। हो सकता है आपको बहुत लंबे समय से एंग्ज़ायटी रही हो या हो सकता है कुछ ही ऐसे एपिसोड या अटैक हुए हों एंग्ज़ायटी के या कुछ ही समय पहले आपको कुछ दफ़ा एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा महसूस हुई हो। किसी भी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि ये जो दवाएँ हैं, ये आपको छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए और कब और कैसे छोड़नी चाहिए। इस बारे में भले ही आपको कितनी ही थोड़ी-सी डोज़ ही क्यों ना दी जा रही हो या आप उसको कभी-कभी ही क्यों ना लेते हों। तो दवाओं को छोड़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप सही दवा ले रहे हैं या नहीं,
ये ज़रा इसको पता करें, इस बारे में जानें। बहुत सारी दवाओं की साइकियाट्रिक मेडिकेशंस की क्लासेस होती हैं, कैटेगरीज़ होती हैं, जो कि एंग्ज़ायटी के लक्षणों को ठीक कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं। कुछ ऐसी हैं जो रोज़ लेनी पड़ती हैं दवाएँ, तो कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं जो तभी लेनी पड़ती हैं जब हमें उनकी ज़रूरत महसूस होती है, जब बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी महसूस होती है या पैनिक अटैक या पैनिक सिम्पटम्स महसूस होते हैं। तो आपके एंग्ज़ायटी के नेचर पर डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी दवा दी जानी चाहिए या नहीं। कब आते हैं आपको एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स? कितनी देर तक रहते हैं आपके एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स? किस टाइप की आपको एंग्ज़ायटी आती है? पैनिक आता है, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी है या कोई और तरीके की एंग्ज़ायटी है? या आपके एंग्ज़ायटी के ट्रिगर किस तरह के हैं? बड़े सारे फैक्टर्स, कारक देखने पड़ते हैं, यह बताने के लिए, डिसाइड करने के लिए, डॉक्टर के लिए कि कौन-सी दवा दी जाए और कितनी डोज़ में दी जाए और कब-कब लेनी पड़ेगी वो मेडिसिन। और साथ ही कि कौन-सी मेडिसिन आपके लिए सबसे अच्छा काम करेगी। सही दवा का निर्णय इस तरह से लिया जाएगा या लिया जाता है कि डॉक्टर जो हैं वे आपके सारे एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स को असेस करके, जाँच के तभी डिसाइड करेंगे कि कौन-सी मेडिसिन लेनी चाहिए और कौन-सी नहीं। इस तरह से निर्णय लिया जाता है। हो सकता है कि पहले कभी आपको एंग्ज़ायटी हुई हो और आपने कोई एक दवा ली हो, पर ज़रूरी नहीं कि इस बार वही दवा काम करेगी। और हो सकता है कि आपके घर में या आपके रिश्तेदार में या किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को एंग्ज़ायटी रही हो और उन्होंने भी एंग्ज़ायटी की दवा ली हो और उनको कोई अलग दवा दी गई हो, उनको फ्रीक्वेंसी दवा की अलग दी गई हो और वो दवा का जो उन पर इफ़ेक्ट आया हो, वो अलग तरह से आया हो। तो आपको लग सकता है मेरे को भी वही दवा मिलनी चाहिए थी या वही क्यों नहीं मिली? इस तरह का कुछ आपके मन में डाउट या क्वेश्चन रेज़ हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखने की चीज़ है यहाँ पे कि दवा कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर दी जाती है। हर दवा का जो ब्रेन के अंदर जो मैकेनिज़्म है, उसका जो तरीका है काम करने का, वो अलग होता है। तो अगर किसी को ज़्यादा है, कम है एंग्ज़ायटी, लंबे टाइम से है, थोड़े टाइम से है या पहले कितनी बार हो चुकी है, अब कितनी हो रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के दिया जाता है। सही दवा इस तरह से ध्यान में रखकर ली जानी चाहिए और आपका डॉक्टर यही सब ध्यान में रख के आपको दवाएँ देता है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ये ध्यान रखना कि हर दवा जो है वो अलग तरीके से काम करती है, उसका एक काम करने का एक यूनिक तरीका होता है, ये भी ध्यान में रखने की बात है। जो सबसे कॉमन जो दवाएँ होती हैं एंग्ज़ायटी की, वो होती हैं बेंज़ोडायज़ेपाइन्स, जिनमें ऐसी दवाएँ आती हैं जैसे ज़ेनेक्स, क्लोनोपिन, वेलियम, एटिवान और ऐसे ही कुछ। फिर आती है दूसरी कैटेगरी बीटा ब्लॉकर्स की, जैसे प्रोप्रानोलॉल या एटेनोलॉल और फिर आती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे एसएसआरआईज़ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स जिसमें प्रोज़ैक, ज़ोलॉफ्ट, पैक्सिल, लेक्सेप्रो इस तरह की दवाइयाँ आती हैं। ये सभी दवाइयाँ जो हैं, सभी कैटेगरी की दवाइयाँ भी और साथ ही साथ जो हर कैटेगरी की जो दवाइयाँ हैं, सब अलग तरीके से काम करती हैं। सबका अपना यूनिक तरीका है काम करने का और उनका हर व्यक्ति पर प्रभाव भी अलग होता है। तो कोई एक पक्का निश्चित आंसर, जवाब, सॉल्यूशन नहीं है कि किस टाइप की मेडिकेशन किस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी काम करेगी या एक ही कोई ऐसी दवा है जो सबके लिए अच्छे से काम करेगी। ऐसा कहना बहुत डिफ़िकल्ट है। अलग-अलग दवाओं को ट्राई करके ही पता चलता है कि कौन-सी दवा किसके लिए अच्छी है। इसलिए यहाँ सारा जो मामला आता है वो ये आ जाता है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें और अगर कोई दवा के इफ़ेक्ट्स अगर देखने में नहीं आ रहे हैं या कम इफ़ेक्ट्स देखने में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दवा गलत है या डॉक्टर गलत है या इलाज ही गलत है। इस तरह के निर्णय ले लेना या ऐसा सोच लेना बहुत गलत है। भले ही आपने दवा लेना शुरू की हो या आप काफ़ी लंबे समय से ले रहे हों, किसी भी लेवल पर आपको ये सोच लेना कि दवाएँ काम ही नहीं करती हैं, मेरे ऊपर काम नहीं करती हैं, कुछ भी सोचने से पहले ध्यान रखें कि जो भी पर्टिकुलर दवा आपको मिल रही है, शायद वो आपके दिमाग पे, आपके शरीर में वो फ़र्क या वो असर नहीं ला पा रही और शायद कोई और दवा ला सकती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनफैक्ट इसको तो एक रूल, एक नियम मान लें आप कि जो साइकियाट्रिक दवाएँ होंगी, वो कुछ समय लेंगी अपना असर दिखाने में। अक्सर लोग जब शुरू करते हैं दवा लेना और उनको असर नहीं आता और ख़ासकर कई बार जब वो साइड इफ़ेक्ट्स भी देख लेते हैं उसके दवाओं के, तो एकदम छोड़ने का मन बना लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि सारी दवाएँ एकदम से असर नहीं करती, धीरे-धीरे, धीरे असर लाना शुरू करती हैं और साथ ही कुछ दवाएँ होती हैं जो अगर एक बार ले ली जाए, तो वो पूरा करीब-करीब 12 से 20 या 24 घंटा या कई बार 30-40 घंटा भी काम करती रहती हैं शरीर में। जबकि इसके अलावा कुछ दवाएँ ऐसी हैं जो तभी ली जाती हैं जब उनकी ज़रूरत हो और वो कुछ ही देर तक अपना असर छोड़ती हैं और एकदम अपना असर भी ले आती हैं।
तो एक दवाएं हो गई जो शरीर में जाने के बाद कई घंटों तक अपना असर लाती रहती हैं, और कुछ दवाएं ऐसी हैं जो थोड़ी देर ही अपना असर रखती हैं और थोड़ी देर में असर ले भी आती हैं, और कुछ दवाओं के असर को आने में भी काफी समय लग जाता है, कई हफ्ते लग जाते हैं कई बार। सो बड़ा अलग अलग सा मामला है हर दवा का। जैसे एसएसआरआईज हैं, जैसे ये लेग्जेप्रो और प्रोजेक हो गए, इनको कई हफ्ते तो सिर्फ कुछ थोड़े से असर लाने में ही लग जाते हैं, पर जब ये काम कर जाती हैं तो पूरा दिन भर एंजाइटी और डिप्रेशन को कंट्रोल में रखती हैं। कुछ दूसरी दवाएं हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स जिनकी अभी बात की थी, या बेंजोडायजेपाइंस, ये जरूरत के हिसाब से ली जाती हैं। तो अगर अभी आपको ज्यादा एंजाइटी हो रहा है, आप इनमें से कोई दवा ले सकते हैं और एकदम आपको एंजाइटी में रिलीफ भी मिलेगा, और थोड़ी देर में ये दवाएं शरीर में असर भी दिखा देंगी और फिर इनका शरीर से असर भी चला जाएगा। और इन्हीं दवाओं का अक्सर एडिक्शन हो जाता है, कई पेशेंट्स को इनकी लत लग सकती है इन्हीं दवाओं की। एसएसआरआईज जो हैं उनकी लत, उनकी एडिक्शन नहीं होती। आपकी एंजाइटी इंप्रूव हो रही है, इसका एक अच्छा इंडिकेटर ये है, सूचक ये है कि आपकी ये जो बेंजोडायजेपाइन वाली जो दवाएं हैं या बीटा ब्लॉकर्स जो हैं, इन पर अगर आपकी निर्भरता कम हो रही है, मतलब इनको लिया आपने, एंजाइटी में रिलीफ मिला, धीरे 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 आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया, मतलब दूसरे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और साइकोथेरेपी वो सब भी लिया, धीरे 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 इन पर जब आपकी निर्भरता कम हो जाए, इनका यूज लेना कम हो जाए, तो समझिए कि आपकी एंजाइटी इंप्रूव हो रही है। फिर आप धीरे धीरे निर्णय ले सकते हैं इनको छोड़ने का, और डॉक्टर से बात कर सकते हैं इस बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कब आपको अपनी एंजाइटी की दवाएं कम करनी है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसकी अपनी ब्रेन केमिस्ट्री, उसके सिम्टम्स और बड़े सारे चीजों पर निर्भर करता है कि दवाएं कब लेनी, कम करनी है। पर कोई भी दवा में बदलाव लाना हो या उसकी डोजेज में बदलाव लाना हो, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। अपने आप ना सोचें कि अब मुझे एक हफ्ते से एंजाइटी नहीं हुई, पैनिक अटैक नहीं हुआ या एंजाइटी ज्यादा नहीं हुई, तो अब मैं आधी दवा ले लेता हूँ या मैं एक दो दिन स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ऐसे निर्णय नहीं लेने। एक्सपेरिमेंट नहीं करना खुद के साथ। ये दवाओं पर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, आपको ये ट्रीटमेंट के तौर पे दी जा रही हैं, आपको अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करना इनके साथ। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि इस बात का निर्णय लेना कि दवाएं लेना कम करना है, इस चीज पे निर्भर करता है कि हो सकता है साइड इफेक्ट्स आ रहे हो धीरे धीरे, तब कम करनी पड़ेंगी। उनका असर कम हो रहा हो, तब हो सकता है उनको लेना बंद करना हो या कम करना हो। या हो सकता है उन पर निर्भरता बहुत ज्यादा आ रही हो, डिपेंडेंसी हो रही हो, तब उनको लेना कम करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ पहलू होते हैं जो मदद करते हैं डिसाइड करने में कि अब हमें ये वाली पर्टिकुलर दवा जो है लेनी धीरे धीरे अब कम करनी चाहिए। तो आपको अपने डॉक्टर को ऐसे में बताना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए जो आपके साइकाइट्रिस्ट हैं, कि मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, दवा का असर अब कम हो रहा है, तो बताइए कि मैं किस तरह से धीरे धीरे इसको कम करूं। एकदम से एंजाइटी की दवा लेना ऐसे केस में बंद नहीं करना। साइड इफेक्ट्स आ जाएं एकदम से बंद कर दें, ऐसा नहीं करना। माना आपको पता चल रहा है कि अब आप पर असर नहीं डाल रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही ये निर्णय लेगा कि चलो अब आपने 2 महीना ले ली या 2 हफ्ता ये दवा ले ली, चलो अब हम इसको कम करना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं, आपके लक्षणों के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा। यहां तक कि बॉडी वेट, जेंडर, एज, आपके स्ट्रेस लेवल या दूसरे कुछ मूड से संबंधित प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए एंजाइटी के साथ डिप्रेशन भी है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कब और कितना दवा को लेना कम करना है या दवा को लेना बिल्कुल बंद कर देना है। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि दवा छोड़ने का निर्णय जब आपको लेना है, उस समय यह बहुत जरूरी है कि आप स्टेबल हो, स्थिर आपकी कंडीशन हो, हालत हो एंजाइटी के मामले में, और आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, अपने काम धाम, अपनी एक्टिविटीज, अपनी जॉब या दूसरे काम अच्छे से चल रहे हो। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़े टाइम के लिए ही एंजाइटी की दवा लेनी पड़ती है, और ये कोई हैरानी की बात नहीं कि कुछ समय बाद ही वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रहे होंगे या करना सीख चुके होंगे, और दवा के थोड़े डोज से भी उनको अपनी एंजाइटी को मैनेज करने में मदद मिल जाएगी या वो अपनी लाइफ के बहुत सारे काम कर पाएंगे। इन दवाओं के बिना भी एक टाइम ऐसा वो आ जाएगा, और कुछ पेशेंट्स में वो जल्दी समय आ जाता है जब उनको दवाएं छोड़नी आसान हो जाएंगी या जब डॉक्टर भी जरूरत महसूस करेगा कि अब दवा नहीं लेनी चाहिए। पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लंबे समय तक दवा लेनी जरूरी होती है। कुछ डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि पेशेंट को कई हफ्तों या कई महीनों तक
स्टेबल होकर काम करना, जीना बहुत ज़रूरी है कि ये डिसीज़न लिया जाए कि अब उनकी दवा कम करते हैं या रोक देते हैं। तो ऐसा नहीं है 2 हफ्ते हो गए तो चलो अब कम कर देते हैं दवा, नहीं, कई बार कई महीनों तक देखने के बाद ये डिसीज़न लिया जाता है। तो जब आपको बेहतर रहने की आदत हो जाए, जब आप सीख जाएं कि अब आपको ठीक-ठाक अपने को बिना एंग्जायटी के कैसे मैनेज करना है या जब एंग्जायटी हो तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो धीरे-धीरे वो समय आ जाता है जब आपकी दवाएँ अपने आप कम कर दी जाती हैं। तो रूल या नियम बहुत साफ-सा है, अगर बहुत लंबे समय से आपको एंग्जायटी रही है या बहुत सीवियर है या बार-बार उसके कुछ एपिसोड्स या पैनिक अटैक्स आए जा रहे हैं, तो अक्सर लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना दवाओं के द्वारा ज़रूरी होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से पेशेंट ये बात समझ भी जाते हैं, मान भी लेते हैं कि हाँ, उन्हें लंबे समय तक लेती रहनी पड़ेगी ही दवा, और वो इस बात से जल्दी एडजस्ट कर भी जाते हैं। क्योंकि हर पेशेंट की लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब उसको एंग्जायटी कम या ज़्यादा होती है, साथ ही वो दवाओं के प्रति भी अलग-अलग तरह का एटीट्यूड रखते हैं। तो कभी-कभी तो ऐसा होगा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे लाइफ में, तो वो दवा लेना छोड़ देंगे अपने आप ही। या कई बार ऐसा होगा जब वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे, तो डर की वजह से वो एंग्जायटी की दवा लेते रहेंगे। तो ऐसे अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग तरीके के एटीट्यूड्स और पैटर्न्स की वजह से वो समझ जाते हैं कि अब उनको किस तरह से दवा लेनी है और हमेशा लेते रहना ही पड़ेगा। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं। अगला एक पहलू है दवा छोड़ने के संबंध में जो ध्यान रखना ज़रूरी है, वो ये कि कोई भी व्यक्ति जो दवा छोड़ता है या कम की जाती है, उनमें कुछ फिजिकल और इमोशनल, शारीरिक, भावनात्मक और कुछ विचारों में बदलाव आते हैं। यहाँ तक कि वो लक्षण के स्तर पर भी समझे जा सकते हैं, मतलब वो लक्षण से महसूस करते हैं जब वो दवा लेना छोड़ते हैं या धीरे-धीरे जब वो छोड़ी जाती है तो। इस बात को भी ध्यान में देना ज़रूरी है जब दवाएँ छोड़ी जा रही हों, इसको ध्यान में रखकर भी अपने डॉक्टर से ठीक तरह से कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। तो कुछ घंटों या कुछ दिनों तक आपको दवा छोड़ने के बाद कुछ फिजिकल या इमोशनल सिम्पटम्स आ सकते हैं, जो कि विथड्रॉल सिम्पटम्स के तौर पे कहे जा सकते हैं। विथड्रॉ करते टाइम दवा को आते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंग्जायटी ही महसूस होने लग जाए। एंग्जायटी की दवाओं का विथड्रॉल सिम्पटम हो सकता है खुद एंग्जायटी ही। अगर आप एंग्जायटी के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाएं ले रहे हैं, तो अक्सर उनको छोड़ने से कुछ ऐसे लक्षण आ सकते हैं जिसमें आपको सर में पल्सेटिंग सेंसेशंस हो सकती हैं। ऐसे लगता है कि कोई दिमाग की नस फड़फड़ा रही है, बार बार ऐसा कहीं दर्द हो रहा है, या सर के किसी एक हिस्से में दर्द जो है वो आता जाता है, पल्स की तरह आता जाता है। और चक्कर आ सकते हैं या नौजिया हो सकता है, पेट खराब रह सकता है या उल्टी सी महसूस हो सकती है। और इसी के साथ जब आप बेंजोडाइज़ेपाइन लेना छोड़ देते हैं, तो उनके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कंपन महसूस हो सकती है शरीर में, हाथों में, रेस्टलेसनेस, बेचैनी महसूस हो सकती है, आप एक जगह टिक के नहीं बैठते, इधर उधर घूमते रहते हैं, पसीना आ सकता है, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, दिल बहुत तेज तेज धड़कता हुआ महसूस होगा, ऐसे नींद की कमी हो सकती है, या बहुत एक्सट्रीम या कुछ केसेस के अंदर सीजर आ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं। इसलिए ये बात बहुत ध्यान रखनी ज़रूरी है कि अगर आप बेंजोडाइज़ेपाइन्स ले रहे हैं, एकदम बिल्कुल ना छोड़ें, बहुत खतरनाक असर पड़ते हैं उसके दिमाग पे। एसएसआरआईज़ या जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उनमें ऐसे खतरे नहीं होते। जैसा कि बताया, उनमें नौजिया, डिजीनेस जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आती हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि एसएसआरआई को अब आप आसानी से छोड़ सकते हो, नहीं। उसको छोड़ने में भी इस तरीके के लक्षण अक्सर देखे जाएंगे। कई बार एकदम छोड़ने से ही आते हैं लक्षण ऐसे, और कई बार धीरे धीरे दवा छोड़ने से भी इस तरह के लक्षण आते रहते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि कुछ ना कुछ फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने में आएंगे ज़रूर। बहुत थोड़े से लोगों में नहीं आते जो थोड़े समय से ले रहे हैं दवा, या जो कभी कभी ही जिनको ज़रूरत पड़ी थी दवा लेने की डॉक्टर के कहने के वजह से। जिन लोगों को लंबा मेडिसिन लिया है, कई महीने से मेडिसिन ले रहे हैं, उनमें ज़्यादा सीरियस इफेक्ट्स, विड्रॉल इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये कुछ बातें ध्यान रखने की हैं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ध्यान रखने की। एक और पहलू है कि आप में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस अचानक से कई बार महसूस किए जा सकते हैं। खासकर जब आप एंटी डिप्रेसेंट लेना छोड़ देते हैं, तो एक बाढ़ सी आ जाती है भावनाओं की। गुस्सा, उदासी, चिड़चिड़ापन, नफरत, एंग्जाइटी, एक बाढ़ सी महसूस होगी आपको कई बार। खासकर जब आप एकदम से छोड़ देते हैं तब। कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस और चिंताएं बहुत आती हैं। तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या दवाएं छोड़ने के बाद उनके अंदर एंग्जाइटी या पैनिक के सिम्टम्स दोबारा तो नहीं लौट रहे। ये निर्णय लेने के लिए
कि क्या पता दवा छोड़ना गलत निर्णय रहा हो, क्या पता मेडिसिन अभी थोड़ा टाइम और कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ध्यान से मॉनिटर करने की, चेक रखने की ज़रूरत होती है उस केस में। अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दवाएँ छोड़ने से आपके अंदर लिबिडो मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स आपकी बढ़ सकती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं वो। क्योंकि एंग्ज़ायटी की दवाएँ अक्सर लाइफ़ में बहुत सारे बदलाव ले आती हैं, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है सेक्स ड्राइव को कम कर देने का। जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ ऐसा काम करती हैं और स्लीप के पैटर्न्स और भी कई चीज़ों को वो प्रभावित करती हैं। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप दवाएँ छोड़ेंगे, तो आपका अक्सर सेक्स करने का मन करेगा बहुत। कुछ लोग हालाँकि ये भी बताते हैं कि दवा छोड़ने की वजह से उनकी सेक्स ड्राइव या सेक्सुअल डिज़ायर्स और भी कम हो गई हैं। हो सकता है ये उस केस में डिप्रेशन या किसी और स्ट्रेस का कारण हो, किसी और तरह का रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है। पर आम तौर पे डिप्रेशन जिसमें कि सेक्स डिज़ायर वैसे ही कम हो जाती है, एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ उसमें भी कम हो जाती है। तो दवा छोड़ने के बाद अक्सर कई लोग ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि उनकी सेक्स ड्राइव जो है वो पहले के मुकाबले अच्छी हो गई है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप एंटी डिप्रेसेंट या एंग्ज़ायटी की दवाएँ ले रहे हैं, तो उस समय अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को थोड़ा कम ही रखें। अगर तो इम्प्रूव करने का आपने कोई तरीका इस्तेमाल किया है डॉक्टर से बात करके तब तो ठीक है। नहीं तो होता क्या है कि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाने में कई लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और वो इसे अपनी कमी या अपनी कोई कमज़ोरी समझने लगते हैं। ऐसे में उनके दिमाग में कई सारे डर बैठ जाते हैं, बेवजह चिंता करते हैं और ये जो चिंताएँ हैं, ये जो डर हैं, ये दवा छोड़ने के बाद भी कैरी करते हैं। तो होता ये है कि दवा के छोड़ने से तो उनकी डिज़ायर बढ़ी है, बट अक्सर इतनी सारी चिंताएँ वो पहले से ही पकड़ चुके होते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, दवा छोड़ने के बाद भी। इसलिए ध्यान रखें कि जब आप दवाएँ ले रहे हैं, तो उम्मीद करके रखें कि सेक्स ड्राइव में कमी आएगी या आ सकती है। साथ ही साथ जब आप छोड़ेंगे दवा, तो आपकी सेक्स ड्राइव आम तौर पे इम्प्रूव ही होगी। ज़्यादातर लोगों के साथ वो बेहतर ही हो जाती है। अगला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दवाएँ छोड़ने से आपकी नींद भी प्रभावित हो सकती है। तो होता क्या है एंग्ज़ायटी में कई लोगों की नींद खराब हो जाती है। दवा लेने से एंग्ज़ायटी कम होती है, तो नींद अच्छी हो जाती है। कुछ लोगों में दवा की वजह से साइड इफ़ेक्ट आता है और नींद फिर भी खराब रहती है या पहले अच्छी थी तो बाद में खराब हो जाती है। पर इसी के साथ बदलाव जो है नींद के पैटर्न में वो दवा छोड़ने के बाद भी देखने में आते हैं। दवा लेने से पहले भी थे, दवा लेते टाइम भी थे, दवा लेने के बाद भी देखने में आते हैं। तो नींद अक्सर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है इन दवाओं से या एंग्ज़ायटी या इमोशनल फैक्टर्स की वजह से। तो ये जो सारी वेरिएशंस हैं, किसी को ज़्यादा एंग्ज़ायटी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, किसी को एंग्ज़ायटी थी पर नींद अच्छी आती थी। तो मान लो अगर आपको एंग्ज़ायटी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो दवाओं ने आपकी नींद तो अच्छी कर दी। नींद भी अच्छी हो गई, एंग्ज़ायटी भी कम हो गई। धीरे-धीरे जब आपने दवा छोड़ने का प्लान बनाया या जैसे-जैसे दवाएँ कम होती गईं, तो हो सकता है नींद पर आपका प्रभाव इस तरह से पड़े कि एंग्ज़ायटी तो कम ही रहे, पर नींद डिस्टर्ब हो जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रखें और इस बारे में अगर ऐसा कुछ महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो डॉक्टर से बात कर लें कि ऐसे बदलाव आ रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो इसका आपको सही इलाज बता पाएँगे। पर आम तौर पे ऐसा होता है कि जब आप एंग्ज़ायटी की दवा ले रहे थे, तो जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे उन दवाओं की वजह से, दवाएँ छोड़ने से आम तौर पर वो साइड इफ़ेक्ट्स चले जाते हैं। तो मान लीजिए अगर दवा की वजह से आपकी नींद खराब थी या दवा की वजह से आपकी जैसे सेक्सुअल लाइफ़ खराब थी, तो जैसे-जैसे दवा बंद होती है, ये प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती हैं। आम तौर पे यही होता है। जैसे पहले बताया, सेक्स लाइफ़ आपकी अच्छी हो सकती है, सेक्स ड्राइव और सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाएगी। उसी तरीके से अगर नींद अगर इफ़ेक्ट हो रही थी दवाओं की वजह से, तो दवाओं के छूटने से आपकी नींद बेटर ही हो जाएगी। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो अब आता है वो ये कि एंग्जायटी की दवाओं को छोड़ने से जो भी सिम्पटम्स आएँगे, जो भी ये प्रॉब्लम्स आएँगी ये शॉर्ट लिव्ड होंगी मतलब थोड़े टाइम तक ही रहेंगी। शॉर्ट ड्यूरेशन की कंप्लेंट्स होंगी ये। अगर तो कोई प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं तब तो आप डॉक्टर से बात करो कि दवा छोड़ने से आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। पर ज़्यादातर साइकियाट्रिस्ट और साइंटिस्ट ऐसा देखते हैं कि डिसकंटिन्यू करने के बाद दवाओं को जो भी प्रभाव आते हैं, साइड इफेक्ट्स कह सकते हैं या विथड्रॉल इफेक्ट्स कह सकते हैं या डिसकंटिन्यूएशन सिम्पटम्स कह सकते हैं, ये सभी थोड़े टाइम तक के लिए ही आते हैं। कुछ दिन से कुछ हफ्ते, ज़्यादातर लोगों में तो कुछ दिन में ही चले जाते हैं। 2-4 दिन में ही वो बिल्कुल ठीक होते हैं। वो कहते हैं हाँ 2-4 दिन पहले सिम्पटम्स आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। कुछ में हफ्ता, 10 दिन, महीना तक ले सकते हैं। बहुत थोड़े ऐसे पेशेंट्स होते हैं। इसीलिए बेहतर होता है कि धीरे-धीरे ही आप मेडिसिन्स छोड़ें ताकि इस तरीके के कोई भी सिम्पटम्स अगर बॉडी दिखाए, तो धीरे-धीरे आप उसके साथ अडैप्ट कर जाएँ।
यहाँ तक कि कई महीनों में आपकी दवा छूटनी चाहिए। मतलब जिस डोज़ से आपकी दवा छोड़ना शुरू करता है डॉक्टर, पूरी छूटने तक कई महीने लग जाते हैं। उससे आपके डिसकंटिन्यूएशन सिम्पटम्स, दवा को छोड़ने की वजह से आने वाले सिम्पटम्स बहुत कम हो जाते हैं और बहुत ईज़िली मैनेजेबल हो जाते हैं। जिससे कि दोबारा से एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर या एंग्ज़ायटी की सिम्पटम्स आने कम हो जाते हैं। नहीं तो होगा क्या, एकदम से छोड़ा जाएगा तो एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स बहुत लौट आएँगे। तो जब दवा जो छोड़ी जाएगी, धीरे-धीरे जब वो आपकी बॉडी से पूरी तरह से निकल जाएगी, चली जाएगी, तो धीरे-धीरे जो डिसकंटिन्यूएशन सिम्पटम्स हैं, ये भी अपने आप चले जाएँगे, जल्दी चले जाते हैं ये। अगला एक पहलू आता है इम्पोर्टेंट कि जब आप दवा छोड़ने का प्लान कर रहे हैं और धीरे-धीरे कम करते जा रहे हैं दवा की डोज़, उस टाइम पर अपने लाइफ़स्टाइल में और दूसरे एरियाज़ में काम करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो अपना ध्यान रखना ज़रूरी है उस मामले में। हालाँकि ज़्यादातर लोग कुछ न कुछ अच्छा लाइफ़स्टाइल अपना बना ही लेते हैं या रिकवर कर लेते हैं। कुछ लोगों को साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है ऐसा करने में। पर कई बार क्या होता है, कुछ पेशेंट्स विथड्रॉल इफ़ेक्ट से बहुत जूझ रहे होते हैं, ख़ासकर तब जब वो बेंज़ोडायज़ेपाइन दवाइयाँ ले रहे थे। तो उस केस में अक्सर उनकी लाइफ़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा देखी जाती है दवा के डिसकंटिन्यू करने के बाद या उसके दौरान। और कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि पहले भी बताया था। पर क्योंकि हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति को किसी न किसी लेवल पर अपनी एंग्ज़ायटी को मैनेज करना सीखना ही पड़ता है। उनके साथ क्या सबसे अच्छा वर्क करता है, ये उनको समझना पड़ता है, दवाओं के अलावा। इसलिए सही लाइफ़स्टाइल और बेहतर तरीके से जीवन जीने के लिए एक साइकोथेरेपिस्ट से रेगुलर कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक सही अप्रोच यही होती है कि आप दवा भी लेते रहें, धीरे-धीरे दवाएँ कम होती जाएँगी और साथ ही आप एक साइकोथेरेपिस्ट के साथ भी काम करें, जिससे कि लाइफ़स्टाइल और थिंकिंग के चेंजेज़ लाने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसलिए अच्छी डाइट रखना, अच्छा स्लीपिंग शेड्यूल रखना, एक्सरसाइज़ रेगुलरली करना और सोशलाइज़ करते रहना, ये सब बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पहलुओं पर काम करना ज़रूरी है, तभी हम एंग्ज़ायटी फ्री रह सकते हैं। और ये हर तरह की दवाइयों में एक जैसा करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ दवाओं में आपको लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, कुछ में कम बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, विथड्रॉल सिम्पटम्स का असर डिफरेंट-डिफरेंट हो सकता है, उसके कारण आपको डिफरेंट-डिफरेंट तरीके इस्तेमाल में लाने पड़ सकते हैं। पर लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट ओवरऑल आपको बहुत ज़रूरी है। अगला एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी, उसका एक ट्रैक रखें। अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट, कि हमेशा आप अपनी फीलिंग्स, थॉट्स का ना एक जर्नल रखो, मतलब एक रिकॉर्ड रखो उसका। कैसे आप क्या महसूस करते हो, कैसे वो सब उसका एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। अपने शब्दों में उसमें आप व्यक्त करें, एक्सप्रेस करें कि आप किन चीज़ों को लेकर चिंता कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, किन वजहों से आपको नींद नहीं आ रही है, आपका दिन कैसा गुज़रा। इस बारे में अपने बारे में एक रिकॉर्ड ज़रूर रखते रहें पूरा थेरेपी के दौरान। इससे अपने को जानने में और अपने को एक्सप्रेस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। काफ़ी चीज़ें आप समझ पाते हैं कि आप अपने पूरा प्रोग्रेस जो है वो किस तरह से ला रहे हैं और इसमें आपकी भावनाओं में बदलाव किस तरह के आ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि दिन के लास्ट में जब हम कुछ लिखने बैठते हैं कि हमें आज क्या महसूस हुआ, हम अक्सर भूल जाते हैं। सो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये होता है कि जब-जब आपको जो-जो महसूस हो उसको उसी टाइम लिखने की कोशिश करें। उसको कुछ ही देर में उसको नोट डाउन करने की, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। सो ये चर्चा अब यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये जो जानकारी है ये बहुत यूज़फुल लगेगी। कुछ बातें जो आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि दवाओं को छोड़ा कैसे जाता है, किन कंडीशंस में छोड़ा जाना चाहिए, क्या ज़रूरी स्टेप्स हैं, कदम हैं जो उठाने चाहिए, डॉक्टर से किस प्रकार और किस मामले में बात करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या रिस्की स्टेप्स हैं जो नहीं लेने चाहिए। ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप निर्णय लें कि आपको दवा छोड़नी है, या जब आपके लिए निर्णय लिया जाता है डॉक्टर द्वारा, तो उसको ये जानकर, ये समझकर आगे बढ़ें। या आपकी इच्छा हो सकती है दवा छोड़ने की, या आपका एंग्ज़ायटी काफ़ी मैनेज हो रहा है, इसलिए डॉक्टर का भी एक ओपिनियन हो सकता है, जिसे दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको फ़ॉलो करना ज़रूरी है। ज़िद में ना आएँ, ज़बरदस्ती ना करें खुद के साथ। पहले ही आप एंग्ज़ायटी में इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं या कर चुके हैं, और ज़्यादा दवाइयों के साथ अपना संघर्ष बना के अपने लिए अपना ट्रीटमेंट और मुश्किल ना करें। दवाइयाँ छोड़ना है, नहीं लेना है, इससे ये प्रॉब्लम है, वो है। इन सब शिकायतों की वजह से अपने मन को और ज़्यादा नेगेटिव और नकारात्मक ना बनाएँ और इस वजह से गलत डिसीज़न्स ना लें। ध्यान रखें, दवाएँ एक बहुत बड़ा सहारा है आपका, बहुत बड़ी आपकी मदद मिल रही है आपको एंग्ज़ायटी मैनेज करने में, और शायद इससे ज़्यादा और इसके अलावा आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं भी नहीं। इसलिए डॉक्टर पर भरोसा रख के, दवाओं पर भरोसा रख के आपको इन्हें लेना है, और जब छोड़ना भी है तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस फ़ॉलो करना है, और कुछ बातों का जिनका मैंने बात की उनका ध्यान रखना है।
साथ ही इन बातों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि अगर हम धीरे-धीरे अगर इनको छोड़ना शुरू करेंगे या धीरे-धीरे छोड़ेंगे दवाओं को, तो वो सेफ़ भी होगा, खुशी-खुशी छोड़ भी पाएँगे, बहुत ज़्यादा अंदर से तनाव या अंदर से और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जैसे लक्षण नहीं आएँगे और साथ-साथ हम एंग्ज़ायटी के वापस लौटने को भी रोक पाएँगे। और एंग्ज़ायटी के अलावा अगर साथ में कुछ डिप्रेस्ड मूड या दूसरी प्रॉब्लम्स हैं या किसी और तरीके की कुछ नेगेटिव थिंकिंग है, उसको भी हम लौटने से रोक पाएँगे। तो दवा को छोड़ने से जो नुकसान हैं, उसके बाद और भी ज़्यादा नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। एंग्ज़ायटी और ये बीमारी और इसके कई सारे लक्षण वापस लौट सकते हैं। तो इसलिए धीरे-धीरे, धीरे ही दवा छोड़ें ताकि आराम से, अच्छे से आप छोड़ भी पाएँ और इसका फ़ायदा भी ले सकें ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आप अपने ही तरह और बहुत से लोगों की हेल्प भी कर रहे होते हैं। जैसे ये मैं प्रयास ले रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें बताने का, समझाने का, उसी तरीके से आपका प्रयास चैनल को सब्सक्राइब करने का और लोगों को भी मदद पहुँचाने में हेल्प करेगा। मेरा तो फ़ायदा होगा, साथ-साथ आपकी ही तरह और लोगों का भी फ़ायदा होगा। आगे की कुछ वीडियोज़ में और महत्वपूर्ण जानकारी लेते रहिएगा। पुरानी भी आप वीडियोज़ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।